हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आई स्पेशल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मई 2026 महीने के बिहार करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर IAS सेंटर को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिए @IAS सेंटर और टेलीग्राम पर हमें अवश्य ज्वाइन करें। तो चलिए देखिए, आज का डिस्कशन का पहला टॉपिक है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका, ध्यान दीजिएगा, पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव करवाने के लिए EVM की मल्टी पोस्ट S3 वर्जन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो BPSC का जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक प्रश्न पूछा हुआ है, संभवतः 65th या 66th में एक प्रश्न पूछा हुआ है कि EVM के किस वर्जन का उपयोग किया गया। तो देखिए, प्रश्न का टॉपिक कह रहा है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में किया गया है कि पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव मल्टी पोस्ट S3 वर्जन से करवाने का निर्णय लिया है। तो यह हो गया कि हाल में जो करंट है वो। अब यदि हम लोग EVM की बात करें कि जो EVM है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके बारे में यदि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो EVM है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस EVM को सबसे पहली बार 1982 ईस्वी में केरल के परबूर विधानसभा क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया था। उसके तत्पश्चात यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 ईस्वी में जब लोकसभा का चुनाव आयोजित करवाए जा रहे थे तो उस स्थिति में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह संपूर्ण चुनाव ही लोकसभा का 2004 में EVM बेस्ड आधारित था, यानी कि EVM से संपन्न करवाए गए थे। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर EVM का जो निर्माण है वह किस एजेंसी या किस संस्था द्वारा EVM का निर्माण किया जाता है। तो EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस मिनिस्ट्री MOD डिफेंस मिनिस्ट्री का एक भाग है, उसके अंतर्गत EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब जब हम लोग EVM की चर्चा करते हैं तो EVM के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वह है VVPAT। यदि VVPAT की बात करें तो VVPAT का उपयोग सबसे पहली बार वर्ष 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा उपचुनाव में किया गया था, और जो 2019 ईस्वी का जो लोकसभा का चुनाव आयोजित करवाए गए उस 2019 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण सीटों पर, यानी कि संपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों में इस VVPAT का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के 3 जिलों में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति, यानी कि रेयर मिनरल्स की प्राप्ति हुई है, और इसके संबंध में 3 जिलों में, जिनमें कि रोहतास, गया और औरंगाबाद, ये 3 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां की दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति देखने को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तीनों जिलों की बात करें तो रोहतास के कैमूर की पहाड़ी में हमें ग्लूकोनाइट नामक जो रेयर मिनरल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, जबकि गया और औरंगाबाद की पहाड़ी में वैनेडियम युक्त हमें मैग्नेटाइट इल्मेनाइट प्राप्त हुआ है। यदि ग्लूकोनाइट की बात करें तो ग्लूकोनाइट जो है वह एक हरे रंग का एक प्रकार का सिलिकेट खनिज है, जिसे कि ग्लूकोनाइट के रूप में समझा जाता है, और इसके लिए बिहार में टोटल 3 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। पहला है चुटिया नौहटा ब्लॉक, दूसरा है पिपराडीह भुरबा ब्लॉक और तीसरा है शाहपुर ब्लॉक। इन तीनों ब्लॉक से ग्लूकोनाइट रेयर मिनरल्स का खनन किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, मुजफ्फरपुर की धरफरी एनक्लेव। ध्यान दीजिए, जो मुजफ्फरपुर की धरफरी एनक्लेव है वह बिहार की पहली LPG मुक्त सोसाइटी बन गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स कि मुजफ्फरपुर की धरफरी एनक्लेव बिहार की पहली LPG मुक्त सोसाइटी बन गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिए, बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय पुनपुन के डुमरी में बनाए जाने का निर्णय लिया है। जब आप पटना से गया की तरफ मूव करेंगे तो पटना से गया की तरफ जाने के क्रम में आपको एक पुनपुन स्टेशन मिलता है, तो उसी पुनपुन के पास एक जट डुमरी नाम से भी एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये पुनपुन के डुमरी में बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है,
भारत की पहली झरना गणना, ध्यान दीजिए, भारत की पहली झरना गणना बिहार राज्य द्वारा हाल ही में आयोजित की गई है। यदि हम लोग झरना गणना की बात करें तो झरना गणना जो है वह योजना एवं विकास विभाग द्वारा इस झरना गणना को आयोजित करवाया गया है, जिनमें कि इस गणना में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए हैं कि बिहार में वर्तमान समय में टोटल झरना की संख्या 53 है, जो कि बिहार के 5 जिलों में पाए जाते हैं। यदि हम लोग बिहार के 5 जिलों की बात करें तो ध्यान दीजिए, जो सर्वाधिक झरना है वह रोहतास में पाया जाता है और झरना की संख्या है टोटल 29। दूसरे नंबर पर मुंगेर जिला है, जिनमें झरना की संख्या है टोटल 16। तीसरे नंबर पर जमुई जिला है, चौथे नंबर पर कैमूर जिला है और 5वें नंबर पर नवादा जिला है। यानी कि इन्हीं 5 जिलों में टोटल बिहार के 53 ऐसे झरने हैं जो कि इन्हीं 5 जिलों में पाए जाते हैं। अब यदि हम लोग बिहार के संबंध में जब झरना की चर्चा कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ हम लोग कुछ प्रमुख झीलों की भी चर्चा करते हैं कि आखिर बिहार में कौन कौन से ऐसे प्रमुख झील हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, जो कुशेश्वर झील है वह बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। दूसरा है गोगाबिल, तो गोगाबिल झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है जगतपुर झील, ये भी भागलपुर में स्थित है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह है सिमरी झील, जो कि सहरसा में स्थित है। मत्स्यगंधा, देखिए यह जो मत्स्यगंधा झील है ये भी सहरसा में स्थित है। और नेक्स्ट है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में स्थित है। यदि कांवर झील के संबंध में कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स की बात किया जाए तो यह जो कांवर झील है वह ध्यान दीजिए आप लोग, कांवर झील जो है वह बिहार का पहला रामसर साइट से है। कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है, यानी कि बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील। या जो रामसर स्थल है इसके संबंध में लेकर 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी, ध्यान दीजिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए, ध्यान दीजिए यह जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे कि रामसर संधि के रूप में जाना जाता है। और यह जो रामसर संधि है वह विभिन्न देशों के प्रमुख आर्द्रभूमियों का संरक्षण करता है और उसे रामसर स्थल का दर्जा प्रदान करता है। तो जो कांवर झील है वह बिहार का पहला रामसर स्थल है और वर्तमान समय में बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। नेक्स्ट है घोड़ा कटोरा झील। यह जो घोड़ा कटोरा झील है वह राजगीर में स्थित है। अनुपम झील की यदि बात किया जाए तो वह कैमूर जिले में स्थित है। उदयपुर झील की बात किया जाए तो वह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। सरैया मन की बात किया जाए तो सरैया मन जो झील है यह भी पश्चिम चंपारण में स्थित है। और पिपरा मन झील है यह भी पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो यह हो गया बिहार के प्रमुख झरना गणना एवं बिहार के प्रमुख झीलें जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है पुस्तक बिहार के गांधी। ध्यान दीजिए, ये जो बिहार में गांधी पुस्तक है इसकी रचना किया गया है प्रोफेसर मनोज कुमार एवं डॉक्टर देशराज वर्मा द्वारा। बिहार में गांधी नामक पुस्तक की रचना की गई है और इस पुस्तक का जो विमोचन है वह बिहार म्यूजियम के निदेशक अंजनी कुमार सिंह द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उस रिपोर्ट का नाम क्या है। तो उस रिपोर्ट को संभव 2024 में देश में हुए अपराध के नाम से उस रिपोर्ट को शीर्षक दिया गया है। और यह जो रिपोर्ट है वह एनसीआरबी द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब यदि इस रिपोर्ट के संदर्भ में हम लोग बिहार के संदर्भ में इस रिपोर्ट की यदि चर्चा करें तो इसमें बतलाया गया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में 177%, ध्यान दीजिए 177% की वृद्धि देखने को मिली है। जबकि यदि संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि की बात करें तो संपूर्ण देश भर में 5.9% की वृद्धि देखने को मिली है। तो वहीं बिहार में बच्चों के खिलाफ अपराध में 177% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराध में बिहार जो है वह देश भर में 4थे स्थान पर आया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर पहले स्थान पर कौन सा राज्य था। तो ध्यान दीजिए, पहला स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश,
तीसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश और चौथा स्थान पर है वह है बिहार। अब यदि हम लोग NCRB नेशनल क्राइम एंड रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में कुछ चर्चा करें तो ध्यान दीजिए, यह जो NCRB है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसे टंडन समिति एवं राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की सिफारिश पर वर्ष 1986 ईस्वी में NCRB का गठन किया गया था। और NCRB का जो मुख्यालय है अर्थात हेड क्वार्टर वह न्यू दिल्ली नई दिल्ली में है। और NCRB गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूप में जानते हैं, उसके अंतर्गत NCRB काम करता है। और NCRB ने वर्ष 2017 में नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल को प्रारंभ किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गया। चलिए नेक्स्ट सेशन प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स का नोट्स उपलब्ध करवा रहा है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC का प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित होने तक का नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, बिहार करेंट अफेयर्स, PIB नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे एवं बजट केंद्र और बिहार दोनों का इकोनॉमिक सर्वे एवं बजट, इसके साथ साथ जनवरी 2025 से लेकर प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित होने तक का न्यूज़पेपर का पूरा महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट के लिए 2 नंबर दिया हुआ है 8375934036 या 9870564701। ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह इसी 2 में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिहार करंट अफेयर्स, इसका PDF भी इसी तेजस 2.0 नामक करंट अफेयर्स का ग्रुप में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, जो पूर्व में मुख्यमंत्री आवास के रूप में जाना जाता था उसे नाम परिवर्तित कर हाल ही में लोक सेवक आवास कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान पटना जिला द्वारा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। और यह जो मॉडल हीट एक्शन प्लान बनाया जाएगा वह भारत का पहला मॉडल हीट प्लान होगा। और इसका निर्माण जो है वह IPE ग्लोबल द्वारा UNDP इंडिया के सहयोग से इस मॉडल हीट एक्शन प्लान को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक सहयोग हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है। इस सहयोग हेल्पलाइन के माध्यम से बिहार सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि इस पोर्टल पर जो भी कंप्लेन या आवेदन दिया जाएगा उससे 30 दिनों के अंतर्गत हर हालत में उस समस्या का समाधान अत्यावश्यक रूप से किया जाना लक्ष्य रखा गया है। तो हाल ही में इसके लिए जो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस टोल फ्री नंबर है 1100 यानी कि 1100। ये टोल फ्री नंबर है। और इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया है, उस पोर्टल का नाम है SAHYOG सहयोग.bihar.gov.in। यह पोर्टल हो गया। इस पोर्टल या टोल फ्री नंबर जो दिया गया है 2 में से किसी भी एक पर आप लोग अपना यदि सपोज यानी कि कुछ समस्या होता है तो उस समस्या का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आवेदन देने के उपरांत ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि सरकार 30 दिनों के अंतर्गत उस समस्या का समाधान कर देगी। और इस पोर्टल को 11 मई 2026 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है बिहार सरकार ने हाल ही में अमीन का नाम बदलकर, ध्यान दीजिए, बिहार सरकार ने हाल ही में अमीन का नाम बदलकर सहायक राजस्व अधिकारी यानी कि ARO कर दिया है। अब जो अमीन हैं उन्हें सहायक राजस्व अधिकारी के नाम से बिहार में जाना जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है सिक्किम उच्च न्यायालय, ध्यान दीजिए, सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किन्हें? तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को, जो कि पूर्व में वर्तमान समय में सिक्किम उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब यदि हम लोग पटना उच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। पटना उच्च न्यायालय जो है पूरी तरह से फंक्शनल हुआ था, यानी कि कार्य करना प्रारंभ हुआ था। कब? तो 3 फरवरी 1916 को।
इसकी भवन की आधारशिला रखी गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1 दिसंबर 1913 ईस्वी को। इसमें प्रारंभ समय में यानी कि जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 6 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। लेकिन यदि वर्तमान समय में हम लोग चर्चा करें तो वर्तमान समय में टोटल 37 न्यायाधीश हो सकते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका पूरा नाम था सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमिचार नाइट। ये पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें संक्षिप्त में हम लोग सर एडवर्ड चैमियर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है बिहार राज्य सीनियर खो खो चैंपियनशिप। इसका आयोजन 25 से 27 मई के मध्य जमुई के मलयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में बिहार के रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत, ध्यान दीजिए जो तेलकप ग्राम पंचायत है वह बिहार के रोहतास जिले की तेलकप ग्राम पंचायत है का प्रदर्शन जो है वह उल्लेखनीय रहा है। इस तेलकप पंचायत ने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े 9 थीम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार सरकार ने सभी गांवों को वर्ष 2027 ईस्वी तक वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया है, यानी कि वाईफाई सुविधा से लैस करने बिहार सरकार ने सभी गांवों को वाईफाई सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है। और यह कब तक पूरा करना है तो वर्ष 2027 तक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने देश का पहला ऐसा AI एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग कर उद्योगों से जुड़े प्रदूषण मानकों और प्रक्रिया की त्वरित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि आखिर उस AI एजेंट का नाम क्या है। यदि AI एजेंट की चर्चा करें तो उस AI एजेंट का नाम है Polcom.ai। क्या नाम है? Polcom.ai। नेक्स्ट फैक्ट्स है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार में प्रति महिला प्रजनन दर 2.8% थी। यदि इनमें हम लोग शहरी की बात करें तो शहरी थी 2.2% और ग्रामीण 2.9%। एक अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2036 में बिहार का जो जनघनत्व होगा यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वह 1578 हो जाएगा। 2011 की सेंसस के अनुसार 1106 है पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की, जबकि यदि 2026 ईस्वी का जो हालिया रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी 1405 है। सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है मुजफ्फरपुर में 2210 और न्यूनतम है कैमूर में 484। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स है असंगठित श्रमिकों के मामले में बिहार, ध्यान दीजिए असंगठित श्रमिकों के मामले में जो बिहार है वह उत्तर प्रदेश के बाद देश भर में दूसरे स्थान पर आता है। इसमें कुल श्रमिक हैं बिहार में, कुल असंगठित श्रमिक 3,23,00,000 हैं, जिनमें महिला श्रमिक हैं 1,87,00,000 और पुरुष श्रमिक हैं 1,36,00,000। यदि महिला श्रमिकों का प्रतिशत की बात करें तो 57.97% महिला श्रमिक हैं, जबकि 42.03% पुरुष श्रमिक हैं। सर्वाधिक कामगार हैं पूर्वी चंपारण में, और सर्वाधिक 3 ऐसे क्षेत्र की बात करें जिनमें कि सबसे ज़्यादा असंगठित श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो उनमें पहले स्थान पर है कृषि, दूसरे स्थान पर है घरेलू कार्य और तीसरे स्थान पर है विनिर्माण। ये टॉप 3 ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें कि असंगठित सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिहार में श्रमिक कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है बिहार की में जनगणना 2027 के अंतर्गत चल रहे स्वगणना अभियान, ध्यान दीजिए चल रहे स्वगणना अभियान में मधुबनी जिला पहले स्थान पर और वैशाली जिला दूसरे स्थान पर अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित अत्याधुनिक एनिमेटेड वन्य जीव फिल्म जिसका नाम है दी वाइल्ड कॉल, ध्यान दीजिए उस फिल्म का नाम है दी वाइल्ड कॉल, ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण सवाल एक उत्पन्न होता है कि आखिर इस फिल्म के निदेशक या डायरेक्टर कौन है। तो द वाइल्ड कॉल फिल्म के निदेशक हैं नावेद एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान। ये इन दो लोगों ने मिलकर द वाइल्ड कॉल फिल्म का डायरेक्शन किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है
सॉरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ यह है कि आखिर द वाइल्ड कॉल के नाम से एक मिलता जुलता वर्ष 2020 ईस्वी में हॉलीवुड की एक मूवी आई थी, उसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। देखिए नाम मिलता जुलता है कि नहीं, यहाँ है द कॉल ऑफ द वाइल्ड और वो है द वाइल्ड जो राजगीर में जो जूस सफारी से संबंधित है, उस फिल्म का नाम है द वाइल्ड कॉल। और जो हॉलीवुड की जो मूवी है 2020 में आई थी उसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ये दोनों में डिफरेंस है। तो द कॉल ऑफ द वाइल्ड जो हॉलीवुड फिल्म है, इसका निर्देशक है क्रिस सैंडर्स। डायरेक्टर कौन है? क्रिस सैंडर्स। और द वाइल्ड कॉल मूवी के डायरेक्टर कौन है? नवेद एस फरीद और अजहरुद्दीन सिलमान। अब यदि हम लोग दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल की चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिए, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल ये प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और इसे 2011 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत यह बतलाया गया है कि श्री ढूंढी राज गोविंद फाल्के की याद में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और ये जो श्री घुंगी राज गोविंद फाल्के हैं, उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। गोविंद फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की पटकथा लिखी थी। कब? तो वर्ष 1913 ईस्वी में। और इन्हीं की याद में केंद्र सरकार ने वर्ष 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रारंभ किया। अब भारत और यह जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह जो पुरस्कार है वह पहली बार वर्ष 1969 ईस्वी में, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 ईस्वी में देविका रानी को हिंदी के लिए, ध्यान दीजिए, देविका रानी को हिंदी फिल्म के लिए देविका रानी को हिंदी भाषा की फिल्म के लिए देविका रानी को वर्ष 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हाल ही में देखा जाए तो वर्ष 2023 में 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मलयालम अभिनेता मोहन लाल को प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। 2021 में वहीदा रहमान को प्रदान किया गया था। और 2019 में, चूँकि चर्चित एक्टर हैं रजनीकांत जी, इन्हें 2019 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अमिताभ बच्चन को वर्ष 2018 में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चूँकि ये हाल के दिनों में ये सारे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इसीलिए इसे आप लोग ज़रूर कवर करिएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है, स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 में प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड से बुडको बुडको को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जो है वह बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में बुडको को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार को वर्ष 2006 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया था और 2006 ईस्वी से यह जो पुरस्कार है वह लगातार प्रदान किया जा रहा है। यदि हम लोग बुडको की बात करें तो बुडको का पूरा नाम है बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है मेसा ब्रांड। तो आप लोग बिहार के सुधा ब्रांड से तो बहुत परिचित होंगे। बिहार की सुधा ब्रांड के साथ साथ बिहार की तरकारी ब्रांड से आप लोग बहुत परिचित होंगे। लेकिन हाल ही में बिहार के सरकार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने मेसा नाम से एक ब्रांड प्रस्तुत किया है। यह जो ब्रांड है वह सुधा दूध की तरह ही यह ब्रांड बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय द्वारा मांसाहारी खाद्य पदार्थों के ब्रांडिंग करने के लिए, ध्यान दीजिए, मेसा ब्रांड के माध्यम से बिहार सरकार के पशुपालन निदेशालय मांसाहारी खाद्य पदार्थों को एक ब्रांड बनाने की घोषणा की है। और मेसा ब्रांड के नाम से ही मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा।
ये हो गया हमारे करंट अफेयर्स बैच के बारे में डिटेल्स, इसके जिसमें जनवरी 2025 से लेकर 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तक नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको प्रतियोगिता दर्पण के साथ साथ बिहार करंट अफेयर्स, पीआईबी नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे एवं बजट, न्यूज़पेपर का पूरा करंट अफेयर्स आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके लिए टोटल चार्ज है 399। पेमेंट के लिए 2 नंबर दिया हुआ है, ये 2 में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी 2 में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में राज्य के पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026, इसे मेंस में जीएस पेपर 2, ध्यान दीजिए, इसे मेंस में जीएस पेपर 2 के अंतर्गत साइंस एंड टेक में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026, यदि हम लोग इस नीति के उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाले सभी वाहनों का 30% जो वाहन होंगे वह इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन होंगे। इसके अलावा यदि बिहार के किसी भी व्यक्तियों के द्वारा यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अंतर्गत ही लिया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि बिहार के कोई भी व्यक्ति हैं वो 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिया वाहन खरीदते हैं और यदि वो सामान्य वर्ग से आते हैं तो उन्हें प्रत्येक वाहन 10,000 रुपये की, और यदि वो SC ST एवं महिला वर्ग से आते हैं तो उन्हें प्रत्येक वाहन 12,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। जबकि यदि माल ढोने वाले तिपहिया वाहन की खरीदारी करते हैं तो सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये और SC ST वर्ग को 60,000 रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा बिहार में पंजीकरण करवाने पर मोटर वाहन कर में भी 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ यदि कोई महिला है और वे 4 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। यह जो स्कीम है वह 1 जून 2026 ईस्वी से इसे लागू किए जाने का प्रावधान है और 15 मई 2026 ईस्वी को राज्य सरकार की कैबिनेट ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट है कि बिहार ने AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल जो कि पूर्वी चंपारण में आता है, भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा केंद्र हाल ही में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, देश का पहला AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स कि भारत का पहला AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार सरकार ने आगामी 1 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, आने वाले 1 वर्षों में राज्य भर में 100 बायोगैस प्लांट यानी कि 100 बायोगैस प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। इस पर सरकार जो है वह 50% तक का अनुदान प्रदान करेगी। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि हाजीपुर में देश का तीसरा निफ्टेम यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह जो हाजीपुर का जो केंद्र होगा वह देश भर का तीसरा केंद्र होगा। यदि हम लोग पहला केंद्र की बात करें तो इसके पहले परिसर की स्थापना की गई थी वर्ष 2012 ईस्वी में जो कि हरियाणा के कुंडली में है, और इसके दूसरे केंद्र की स्थापना की गई थी तमिलनाडु के तंजावुर में, और नेफ्टेम का तीसरा जो केंद्र होगा वह बिहार के हाजीपुर में स्थापित किया जाएगा। यदि हम लोग नेफ्टेम की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। यह खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। इसे 2021 ईस्वी में केंद्र सरकार यानी इसे 2021 ईस्वी में संसद द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। कब? तो वर्ष 2021 में।
अभी मैंने बताया कि इसके ये तीसरा परिसर होगा। पहला परिसर की स्थापना किया गया था 2012 में हरियाणा के सोनीपत की कुंडली में, और दूसरे परिसर की स्थापना किया गया तमिलनाडु के तंजावुर में, और तीसरा परिसर होगा बिहार के हाजीपुर में। नेक्स्ट फैक्ट्स है, गोपालगंज जिले में हाल ही में अंग्रेजी शासनकाल के जॉर्ज पंचम के सिक्के और कुरान की हाल ही में हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स कि बिहार सरकार ने हाल ही में 7 निश्चय भाग 3 के तहत प्रत्येक माह के पहले एवं तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है। कब कब? तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को, यानी कि पहले और तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बिहार सरकार के द्वारा सहयोग पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया है। तो जो सहयोग पोर्टल है उसके अलावा एक सहयोग पोर्टल सहयोग से संबंध में एक हेल्पलाइन नंबर को भी जारी किया गया है। तो हेल्पलाइन नंबर है 1100 यानी कि 1100। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप लोग अपनी शिकायत का आवेदन कर सकते हैं और इसे 30 दिन के अंतर्गत इस शिकायत का समाधान करना जरूरी है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, बिहार सरकार ने हाल ही में कैमूर के कुदरा में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की है। कहाँ? तो कैमूर के कुदरा में। नेक्स्ट फैक्ट, बिहार राज्य के 7 जिलों में, ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य के टोटल 7 जिलों में हाल ही में पत्थर खनन पर सहमति प्रदान की गई है। इनमें 7 जिलों की यदि चर्चा करें तो गया, शेखपुरा, बांका, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास आदि 7 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि बिहार का पहला जो नाभिकीय विद्युत उत्पादन केंद्र है वह बांका के शंभूगंज में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 11 जिलों में 21 जल स्टेशन बनाए जाने का निर्णय हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स, 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यदि हम लोग 14 सैटेलाइट टाउनशिप की बात करें तो पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्र, भागलपुर का विक्रमशिला, मुंगेर का अंग, मुजफ्फरपुर का है तिरहुत, दरभंगा का मिथिला, छपरा का सारण, सहरसा का कोसी, गया जी का मगध और पूर्णिया का पूर्णिया, सोनपुर का है हरिहर नाथपुर, सीतामढ़ी का सीतापुरम, बेतिया पश्चिम चंपारण और सासाराम रोहतास। इन जगहों पर 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा समितियों का हाल ही में पुनर्गठन किया है और इस पुनर्गठन के उपरांत बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष मंगल पांडे को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति का अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद को नियुक्त किया गया है। कृषि उद्योग संबंधित विकास समिति का अध्यक्ष भी तारकिशोर प्रसाद को ही नियुक्त किया गया है। आचार संबंधी समिति का अध्यक्ष कृष्ण कुमार मंटू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, कुटीर ज्योति योजना। यदि कुटीर ज्योति योजना की बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्ष 1988-89 ईस्वी में बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 1988-89 ईस्वी में कुटीर ज्योति योजना को प्रारंभ किया था। इस कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत जो शेयर यानी कि राजस्व का वितरण है उसमें सामान्य राज्यों के लिए 60:40 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 है। इस 60:40 और 90:10 का मतलब हो गया 40% की जो हिस्सेदारी होगी वह राज्य सरकार की होगी और 60% की जो हिस्सेदारी होगी वह केंद्र सरकार की होगी। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में 10% की जो हिस्सेदारी है वह संबंधित राज्य सरकार की है और यह जो 90% की जो हिस्सेदारी है वह संबंधित केंद्र सरकार की है। देखिए,
कुटीर ज्योति योजना के संबंध में हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है कि 10 लाख लोगों को उनके घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत लिया गया है। बिहार सरकार ने बिजली प्रदान करने के क्षेत्र में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत 125 यूनिट तक की निःशुल्क बिजली भी प्रदान कर रही है प्रत्येक उपभोक्ता को। नेक्स्ट फैक्ट्स है, बिहार में बैंकों का ऋण जमा अनुपात की यदि चर्चा करें तो वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2025-26 का जो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2025-26 का है, इस फाइनेंशियल ईयर में बिहार में पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार में ऋण जमा अनुपात है वह 60% से क्रॉस कर गया है और वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष में बिहार का ऋण जमा अनुपात 60.21% यानी कि 6,15,428 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में ऋण जमा अनुपात 60% से आगे बढ़ा है। इसके अलावा यदि हम लोग वित्त वर्ष 2024-25 की ऋण जमा अनुपात से तुलना करें तो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में ऋण जमा अनुपात जो है वह 16% की वृद्धि देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है 21वीं पशु गणना। यदि हम लोग 21वीं पशु गणना की बात करें तो जब 20वीं पशु गणना 2019 ईस्वी में आयोजित करवाई गई थी तो इस 2019 ईस्वी के उपरांत 5 वर्ष पर 21वीं पशु गणना आयोजित करवाई गई। यह जो 21वीं पशु गणना है वह वर्ष 2024-25 में संपन्न हुई। इस 21वीं पशु गणना में यह बतलाया गया है कि दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार में 10% की कमी देखने को मिल रही है। यदि पिछले पशु गणना के मुकाबले की बात करें तो 2019 ईस्वी में जो 20वीं पशु गणना आयोजित करवाई गई थी उस पशु गणना के मुकाबले 2024-25 की 21वीं पशु गणना में गाय की संख्या में 2.61% की कमी देखने को मिली है। इसी प्रकार से वर्तमान समय में बिहार राज्य में मात्र 27 हाथी हैं और 30 ऊँट ही बिहार में देखने को मिल रहे हैं। गधों की संख्या में भी 63% की, ध्यान दीजिए, गधों की संख्या में भी 63% की कमी देखने को मिल रही है। और यदि हम लोग बात करें पशु गणना की तो भारत में पहली बार जो पशु गणना है वह वर्ष 1919 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। उसके उपरांत से लेकर यानी कि वर्ष 1919 ईस्वी के बाद से ही बिहार पर पशु गणना को प्रत्येक 5 वर्ष पर पशु गणना आयोजित करवाई जाती है। और यह जो वर्ष 2024-25 की जो पशु गणना आयोजित करवाई गई वह अपने क्रम की 21वीं पशु गणना है, क्योंकि 20वीं पशु गणना जो है वह वर्ष 2019 ईस्वी में ही आयोजित करवाई गई थी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।